नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे भारत में पंचायती राज के अंतर्गत लॉर्ड रिपन के बारे में, यानी स्थानीय स्वशासन के जनक के बारे में। कुछ और चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आगे की चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। लिंक करते हुए चीज़ों को समझिए, ताकि पीछे की बात अगर समझ में नहीं आएगी तो आगे की समझ में नहीं आ पाएगी, क्योंकि सभी चीज़ें लिंक है। मेहनत करते रहिए। बस हम देखेंगे कि कैसे भारत में पंचायती राज के संबंध में लॉर्ड रिपन ने एक ऐसा कदम उठाया जो स्थानीय स्वशासन को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम था, और स्थानीय स्वशासन की भारत में पृष्ठभूमि क्या रही। स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है लॉर्ड रिपन को। थोड़ी सी मैं इसकी पृष्ठभूमि बताना चाहता हूं लॉर्ड रिपन के बारे में। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में लॉर्ड रिपन के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। दो चार बातें जो मुझे इनके संबंध में बतानी चाहिए। 1880 में भारत के गवर्नर जनरल बनकर आते हैं लॉर्ड रिपन, और 1880 से 1884 तक भारत में शासन करते हैं। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में अनेकों कार्य हुए, कई कार्य इन्होंने किए, और कई ऐसे कार्य थे जो भारत के हित के संबंध में थे। जैसे कि 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की, एक प्रस्ताव पारित किया जो एक महत्वपूर्ण कदम था। 1882 में एक महत्वपूर्ण कदम था। इन्हीं के शासनकाल में नियमित जनगणना होना प्रारंभ हुई। ऐसे तमाम कार्य हुए लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे, और 1882 में इन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया, जो प्रस्ताव था स्थानीय स्वशासन के संबंध में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के संबंध में। इस प्रस्ताव में कई सारी सिफारिशें लॉर्ड रिपन ने दी। जैसे कि इन्होंने कहा कि स्थानीय बोर्डों को जो है, इन्हें कार्य करने व आय के साधन दिए जाएं। देखिए, मान लीजिए आप स्थानीय स्वशासन का गठन करते हैं, आपने गठन कर दिया, लेकिन अगर आप इन्हें इनकम के सोर्सेस नहीं देंगे, इनके आय के स्रोत नहीं देंगे, इनमें शक्तियों का बंटवारा नहीं करेंगे, तो फिर कोई मतलब है नहीं, भले ही आप गठन कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपके घर में आपको दायित्व दे दिया गया, आपसे कह दिया गया कि आपका ये पद है, लेकिन उस पद के अनुरूप आपके पास कोई भी शक्ति नहीं है, कोई भी आय का सोर्स नहीं है, तो फिर वह नाम मात्र का पद रह गया। तो इन्होंने कहा कि जो सिफारिश थी, इसमें कहा कि स्थानीय बोर्डों को यहां पर कार्य करने व आय के साधन दिए जाए। एक सिफारिश ये थी। दूसरा, इन्होंने कहा जिला बोर्डों का गठन किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज को हम देखते हैं। और तीसरी एक महत्वपूर्ण बात जो कही, उसमें कहा कि सरकारी हस्तक्षेप कार्यों की जो समीक्षा है वहीं तक रहे। कहने का मतलब इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि स्थानीय स्वशासन कार्य करे, उनके कार्यों में आप हस्तक्षेप करें, और हस्तक्षेप करने के बाद आप उनके यानी कई कार्यों को जो वह कार्य कर रहे हैं उस कार्य में बार बार हस्तक्षेप करना कहीं ना कहीं गलत है। तो इन्होंने कहा कि सरकारी हस्तक्षेप केवल इतना हो कि इनके कार्यों की समीक्षा की जा सके, इसके आगे तक नहीं। समीक्षा का मतलब है कि यहां पर इनके कार्यों के बारे में आप समीक्षा कीजिए, समीक्षा करने के बाद बस समीक्षा तक ही सीमित रहना है। ये नहीं कि उसमें कुछ बदलाव करने का बोल दिया कि आप ये कार्य ऐसे कर रहे हैं, ऐसे करना चाहिए, नहीं। केवल समीक्षा कीजिए, निरीक्षण कीजिए, उसके बाद आपका कार्य खत्म है। तो यहां से प्रश्न क्या बनते हैं वह समझिए। पहले प्रश्न ये आ जाएगा कि लॉर्ड रिपन का जो 1882 का प्रस्ताव था, उसमें से निम्न सिफारिशें थी या निम्न सिफारिशें नहीं थी। ऑप्शन ए, स्थानीय बोर्डों को कार्य करने की अनुमति दी जाए। ऑप्शन सी, जिला बोर्डों का गठन किया जाए। ऑप्शन सी, सरकारी हस्तक्षेप कार्यों की समीक्षा तक सीमित हो। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी यानी ये सभी समीक्षाएं उसकी सिफारिशें थी। इस तरीके से प्रश्न आते हैं, तो हमें इन पॉइंट को ध्यान रखना है। अब इसके बाद में हुआ क्या, 1919 का एक अधिनियम आया। इस 1919 के अधिनियम को आपको समझना बड़ा जरूरी है। मैं यहां मिटा देता हूं, यहां पर आपको समझाता हूं। भारत शासन अधिनियम 1919।
बड़ा ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। और जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो पॉलिटी के प्रारंभ में ही आप कुछ अधिनियम को पढ़ते हैं। बेसिकली अधिनियम होता क्या है, तो चूंकि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत पर शासन कर रही थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा भारत के शासन के संबंध में कुछ अधिनियम लाते थे कि किस तरीके से यहाँ पर शासन चलना है। तो ऐसे ही समय समय पर यहाँ पर अधिनियम आए। 1919 में आया, 1935 में आया। तो इस अधिनियम को हम जानते हैं भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, इस अधिनियम को एक और नाम दिया जाता है जिसका नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो सर बात यह आती है कि इस अधिनियम को आप समझाना क्यों चाहते हैं, इसके संबंध में महत्वपूर्ण बात क्या थी। 1919 का ये जो अधिनियम था, इसके संबंध में जो महत्वपूर्ण बात थी वे ये थी कि इस अधिनियम में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ हुई थी। द्वैध शासन का मतलब होता है एक ही स्थान पर दो व्यक्तियों द्वारा शासन करना, कि ये आपका एक स्थान है, इस स्थान पर दो व्यक्ति शासन करेंगे। अब बात ये आती है कि दो व्यक्ति जब शासन करेंगे तो शासन में तो विरोधाभास आएगा इनके द्वारा। आपके घर में कह दिया कि कोई व्यक्ति इस कार्य को करेगा और इसी कार्य को दूसरा भी करेगा, तो अगर ये व्यक्ति उसी कार्य को करेगा, दूसरा भी उसी को करेगा, तो विरोध तो आना है। क्यों? क्योंकि इसके कार्य करने का तरीका अलग होगा, इसके कार्य करने का तरीका अलग होगा। तो सर बात ये आती है कि फिर कार्य होगा कैसे जब द्वैध शासन लागू होगा। तो फिर इसके संबंध में कहा कि इनके बीच में शक्तियों का अगर हम विभाजन कर दें तो द्वैध शासन प्रणाली लागू होगी। यानी द्वैध शासन इतना सा है कि एक ही स्थान पर दो व्यक्तियों द्वारा शासन किया जाएगा और इनके मध्य में शक्तियों का बंटवारा किया जाएगा कि इन कार्यों को पर्टिकुलर ये व्यक्ति करेंगे, इस कार्य को पर्टिकुलर ये व्यक्ति करेंगे। तो ऐसे संबंध में 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन प्रणाली लागू हुई, यानी एक ही स्थान पर दो व्यक्तियों द्वारा शासन होना प्रारंभ हुआ। जब शासन होना प्रारंभ हुआ तो शक्तियों का बंटवारा हुआ, यानी इस कार्य को आप करेंगे, इसको आप करेंगे। तो ऐसे संबंध में दो प्रकार के कार्य विभाजित हुए। दो प्रकार के कौन से? एक कार्य का नाम रहा आरक्षित विषय और एक का नाम रहा हस्तांतरित विषय। समझना आपको बड़ा महत्वपूर्ण है ये। तो 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ और दो ये यहां पर कार्य हुए, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। यानी यहां पर हुआ क्या था कि गवर्नर जनरल भी शासन कर रहा था और इस समय तक प्रांतों में विधान परिषद कार्य करने लगी थी। स्थानीय स्वशासन का जन्म हो गया था, तो वहां से भी लोग चुने जाने लगे थे। तो धीरे धीरे इन लोगों का भी यहां पर शासन प्रारंभ हुआ। यानी एक तरफ तो था गवर्नर जनरल, दूसरी तरफ थी स्थानीय जो परिषदें थी या प्रांतीय परिषदें थी, वहां के लोग थे। तो दोनों यहां पर कार्य करेंगे। ऐसे संबंध में कार्यों का बंटवारा हुआ और दो प्रकार के कार्य उभरे, आरक्षित विषय या आरक्षित कार्य, हस्तांतरित विषय या हस्तांतरित कार्य। आरक्षित विषय वे विषय थे जहां पर गवर्नर जनरल शासन करता था, यानी इसके अंतर्गत जो जो कार्य आते थे उस पर गवर्नर जनरल कानून बनाता था और कार्य करता था। हस्तांतरित विषय वे विषय थे जहां पर केवल गवर्नर जनरल के अलावा जो स्थानीय परिषद थी, प्रांतीय परिषद के लोग थे, वे कार्य करते थे। अब यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वे आपको अब समझ में आएगी। आरक्षित विषय में उन सभी कार्यों को जोड़ दिया गया जो महत्वपूर्ण थे। जैसे सबसे पहला टैक्स है ना, टैक्स चाहे हम भूमि कर की बात करें या अन्य करों की बात करें। वित्त हो गया, वित्त के साथ ही पुलिस व्यवस्था हो गई, इसके साथ ही कुछ अन्य व्यवस्था जो ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो बची चीजें हैं वो कहां पर आ गई? वो आ गई हस्तांतरित विषय में। अब आप समझकर देखिए, किसी भी कार्य को करना है तो करने के लिए हमें पुलिस सहायता भी चाहिए, हमें टैक्स भी चाहिए, लेकिन ये संबंध किसके पास रखा गया? ये रखा गया गवर्नर जनरल के पास। और हस्तांतरित विषय में जहां पर भारत के प्रतिनिधि आते थे, उनके पास कार्यों के करने की शक्ति ही नहीं दी गई। समझ रहे हो आप? यानी इनके पास कार्य है, इनके पास विषय दिए गए, लेकिन उन विषयों में शक्तियां ही नहीं है। अब मान लीजिए यहां पर कोई व्यक्ति आया कि सर हमारे यहां पर ये समस्या है, तो अब ये कार्य तो करवा नहीं सकते। ये जाएंगे कहां पर? गवर्नर जनरल के पास कि देखिए हमें आय के
या कुछ वित्त चाहिए हम ये कार्य करवा सके। अब गवर्नर जनरल की यहाँ पर इच्छा थी करना है या नहीं करना। तो यहाँ पर एक बात समझ कर देखिए, लोगों को क्या लगता था कि हस्तांतरित विषय के अंतर्गत ये कार्य आ रहा है, यानी हमारे कार्य किसके अंतर्गत आ रहा है, हमारे ही प्रतिनिधि के अंतर्गत। लेकिन हमारा प्रतिनिधि हमारा काम नहीं कर रहा, जबकि असलियत ये थी कि वह जो कार्य था वह कहां पर था, गवर्नर जनरल के अंतर्गत था। तो भारत शासन अधिनियम 1919 ने क्या किया, या भारत सरकार अधिनियम 1919 में द्वैध शासन प्रांतों में लागू हुआ, शक्तियों का बंटवारा हुआ, दो लोग यहाँ पर कार्य करने लगे, गवर्नर जनरल और प्रांतीय परिषदें। इस अधिनियम को मैंने इसलिए समझाया है ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए चीजें, सिर्फ पंचायती राज नहीं बल्कि इसके नींवों को मैं समझा सकूं, इसके पीछे की बातों को समझा सकूं। किसी भी बिल्डिंग को बनाने में सबसे महत्वपूर्ण नींव होती है, ठीक है, ऐसे ही इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं, उन कारणों को समझाना मेरा दायित्व है। तो समझिए भारत सरकार अधिनियम में ये विषय हो गए। इसी के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह हुई थी कि भारत सरकार अधिनियम के द्वारा 1919 के द्वारा पहली बार औपचारिक रूप से स्थानीय स्वराज की जो संस्थाएं थी उन्हें प्रारंभ किया गया। और क्यों किया गया, हमने देख लिया कि यहाँ पर हस्तांतरित विषय आ गए थे, स्थानीय स्वशासन का भी यहाँ पर योगदान था। तो ध्यान रखना, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा स्थानीय स्वराज की जो संस्थाएं थी पहली बार औपचारिक रूप से शुरू की गई थी। तो ये रहा हमारा लॉर्ड रिपन से संबंधित कुछ चीजें। अब हम बात करते हैं भारत में स्थानीय स्वशासन की पृष्ठभूमि के बारे में। स्थानीय स्वशासन की जब मैं पृष्ठभूमि के बारे में बात करता हूं, यानी स्थानीय स्वशासन के इतिहास के बारे में बात करते हैं, कैसे कैसे चीजें डेवलप हुई। सबसे पहले हमने पहले भी पढ़ा था कि आर्टिकल 40 आया, अनुच्छेद 40 आया, जिसमें पंचायतों के गठन की बात की गई। इसके बाद हुआ क्या, पंचायतों के गठन की बात की गई, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इन्हें स्थान दिया गया। इसके साथ ही भारत में केंद्र में पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय का गठन किया गया। ध्यान रखना, केंद्र में पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय, पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय का गठन किया गया और इसके मंत्री बनाए गए सुरेंद्र कुमार डे। ध्यान रखना, यह महत्वपूर्ण बात है कि भारत में पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय, इसे नोट कर लीजिए, इसके मंत्री कौन थे, तो ये सुरेंद्र कुमार डे थे। अब हुआ क्या, भारत में पहली बार 2 अक्टूबर 1952 को, चूंकि हमने पंचायतों के गठन की बात तो कर दी गई थी, लेकिन पंचायतों का आप गठन कर देंगे, स्थानीय स्वशासन का गठन कर देंगे, लेकिन वहां की बातों को तो समझिए कि आखिर वहां पर समस्या क्या है। तो ऐसे संबंध में 2 अक्टूबर 1952 को एक कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ जिसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। और भारत में स्थानीय स्वशासन से संबंधित, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से संबंधित ये पहला कार्यक्रम था जिसे 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इस डेट को हमेशा याद रखें, इसे नोट कर लीजिए, 2 अक्टूबर 1952 सामुदायिक विकास कार्यक्रम। बस इतना आपके नोट्स में लिख लीजिए। अब इसको समझिए कहना क्या चाह रहा है। भारत में आजादी के बाद चूंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी चीजें थी, लेकिन उस समय 1952 की बात करें तो गांवों में कई समस्याएं थी। स्थानीयता की भाव थी, जातिवाद की समस्या, धार्मिक संबंध या धार्मिक से संबंधित जो समस्याएं थी, धार्मिकता से संबंधित, ऐसे बहुत सारे समस्याएं हमें देखने को मिलती थी। तो हमें एक बात समझ में आ गई कि स्थानीय स्वशासन को अगर हमें डेवलप करना है भारत में, तो भारत में सबसे पहले हम धर्म विशेष, जाति विशेष, इस तरीके से हम स्थानीय स्वशासन को लागू नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है, जब हम धार्मिक रूप से या स्थानीय रूप से या जातिवाद रूप से जब विकास नहीं कर सकते पर्टिकुलर, तो हमें सामुदायिक विकास करना होगा, संपूर्ण समुदाय को लेकर चलना होगा। इसी के संबंध में 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई, 1952 में 2 अक्टूबर 1952 को। लेकिन उस समय क्या था, जनता के पास इतने अधिकार नहीं थे। केंद्र से कोई भी, राज्य से कोई भी यहाँ पर योजना प्रारंभ हुई, वह गांवों तक पहुंच नहीं पाती थी। 1952 में जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम 1953 में प्रारंभ हुआ। और ये इसलिए प्रारंभ हुआ था कि हमने जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया था, अब वह सतही लेवल पर कार्य करना प्रारंभ हो गया होगा, गवर्नमेंट को यह लगा।
तो इसी के संबंध में थोड़ा और डेवलपमेंट किया जाए और राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम प्रारंभ किया जाए। तो ठीक एक वर्ष बाद 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। जब राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो समझ में आया कि यार सामुदायिक विकास जो हमारा कार्यक्रम था, ये कार्यक्रम तो लागू हो ही नहीं पाया, ये तो सही से रूल कर ही नहीं पाया, ये तो शासन कर ही नहीं पाया। तो ऐसे संबंध में हुआ क्या, जब ये ही कानून लागू नहीं हो पाया, इसी ने यही सही रूप से कार्य नहीं कर पाया, तो 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम भी सही से काम नहीं कर पाया। और परिणाम ये निकला कि जो 2 अक्टूबर 1952 और 2 अक्टूबर 1953 को ये जो दोनों कानून प्रारंभ हुए थे, परिणाम स्वरूप ये असफल हो गए। समझ रहे आप? तो आपको डेट ध्यान रखनी है कि 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, और ये दोनों ही असफल हो गए। और बाद में जब ये असफल हुए तो इन दोनों की असफलता की जांच के लिए कि आखिर कारण क्या रहा कि ये असफल हो गए, 1957 में एक समिति आई जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति। तो मेरे प्यारे साथियों, ये आज हमने देखा कुछ महत्वपूर्ण बात। अब हम अगले वीडियो में समितियों के बारे में पढ़ेंगे, पंचायती राज संस्थान से संबंधित विभिन्न समितियों के बारे में। और आपको पृष्ठभूमि समझ में आ गई होगी कि क्यों समितियों का वर्णन हुआ, कैसे समितियों का यहां पर कह सकते हैं कैसे समितियां बनी, क्यों? क्योंकि ये जो कार्यक्रम असफल रहे, इन कार्यक्रमों की असफलता की जांच के लिए एक समिति आई जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। कल हम पढ़ेंगे बलवंत राय मेहता समिति को और कुछ अन्य समितियों के बारे में। तो पढ़ाई करते रहे, रिवीजन करते रहे, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।